जी स्टूडेंट्स, ये जो है मेरा अकाउंट बेसिकली जो है वो इनएक्टिव हो गया, जिसकी वजह से जो है वो मीटिंग अब एंड हो जाएगी 40 मिनट्स पे। जी मुझे स्टूडेंट्स को ऐड करने दीजिए, उसके बाद दोबारा से स्टार्ट करते हैं। जी दोबारा से आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया। ये आपको थोड़ा सा मुसीबत होगी। लास्ट टाइम तो हमने कोशिश की थी, क्योंकि उस वक्त अकाउंट में मेरे ख्याल से मेरा एक्टिव था, तो वो हम कंटिन्यूटी से चलते रहते थे। खैर चलें स्टार्ट करते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि क्योंकि एनपीवी अभी हमने एनपीवी पे ये स्टेटमेंट हमने सिर्फ ये देखनी थी कि ये इसमें ये स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि इसका आंसर बहुत सिंपल था, इतनी कैलकुलेशंस करनी नहीं थी। इसमें सिर्फ आपसे ये पूछा गया था कि आप ये बता दें कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो अब आप इसको क्या कहेंगे कि ट्रू है या फॉल्स है? प्रोजेक्ट बी हैज़ एनपीवी ट्वाइस एज ग्रेट ऑफ प्रोजेक्ट ए। तो अगर प्रोजेक्ट बी की एनपीवी ज़्यादा है तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? इसमें सिर्फ आप ये बोलेंगे कि अगर ये रिस्कीनेस इसकी इक्वल है, यानी कि दोनों प्रोजेक्ट का रिस्क फैक्टर सेम है, और प्रोजेक्ट बी अगर हमें ज़्यादा जो है वो एनपीवी दे रहा है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, क्योंकि जिसका एनपीवी ज़्यादा होता है हम उसी को एक्सेप्ट करते हैं, और वही हमारे लिए फिजिबल प्रोजेक्ट्स होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। साकिब भैया, आपको अपना जो है वो बंद करना पड़ेगा वीडियो। थैंक यू। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसमें हम और क्या, इसके अगेंस्ट में हम क्या बात कर सकते हैं? इसके अगेंस्ट में हम ये भी बात कर सकते हैं कि लेट सपोज, अगर आपको मैंने अगर क्लास में एक चीज़ बताई थी कि कैश फ्लोज अगर हम लेते हैं, लेट सपोज हम यही वाली एग्जांपल लेते हैं प्रोजेक्ट ए की और बी की, और मैं आपसे कहता है कि 1 मिलियन तो आप अभी जो है वो ज़ीरो ईयर पे आउटफ्लो लगा रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट की है। 2 मिलियन आपने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। अब जो ईयर 1 और 2 आएगा, इसमें अगर हमारे पास कैश फ्लोज जो है, मैं ऐसी एग्जांपल लूँ कि प्रोजेक्ट ए के जो कैश फ्लोज हैं वो हमारे यहाँ पे जो है वो नहीं आ रहे। इसका मतलब ये है कि सारे का सारा कैश फ्लो हमारे पास जो है वो ईयर 2 में आता है। और लेट सपोज, ऐसी एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, कि ये हमारे पास जो है वो 11 मिलियन आ गया, 1,100,000। ये बड़ी मुसीबत वाली चीज़ है, बच्चों को ऐड करना पड़ता है तो वो ऐड हो गए। सही है। अच्छा। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि जब हम ईयर 1 की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी प्रोजेक्ट में आपके आउटफ्लोज इनिशियल सेम हो, सही है, ज़ीरो ईयर पे ही हो रहे हैं, किसी का आउटफ्लो हो सकता है ज़्यादा हो किसी प्रोजेक्ट का और किसी का कम हो, तो इसमें प्रोजेक्ट ए का आउटफ्लो क्या है, कम है, और प्रोजेक्ट बी का आउटफ्लो जो है वो ज़्यादा है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें हमने देखनी होंगी, वो क्या है कि
किसी में हमें जो है पैसे पहले मिल रहे हैं और किसी में किसी प्रोजेक्ट में बाद में पैसे मिल रहे हैं। तो लेट्स सपोज अगर मैं 1,100,000 यहाँ पे मिले पैसे जो कि 2 साल के बाद हैं, और प्रोजेक्ट बी में हमें पैसे मिल जाते हैं 2,400,000। अगर हम इसको 0% पे डिस्काउंट रेट पे, अगर हम ये सोचें कि 0% डिस्काउंट रेट है, इसका मतलब पे बैक पीरियड में डिस्काउंटिंग नहीं हो रही, और इसको सिर्फ हम एड लेस करके अगर देखना चाहें तो क्या तरीक़ेकार होगा। अब देखिए इसके एनपीवी हमारे पास आ रहा होगा 100,000 का, लेकिन टाइम वैल्यू को जब हम कंसीडर करेंगे तो जो पैसे बाद में हमें मिलते हैं उसकी वैल्यू कम होती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये, जो पैसे पहले मिलते हैं, फिर जो फर्स्ट ईयर मिलेंगे, इसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी और डिस्काउंटिंग में वैल्यू भी हमें ज़्यादा देगा। लेकिन अभी हम क्योंकि 0% पे ले रहे हैं तो कोई डिस्काउंटिंग नहीं है। अब लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास जो है वो टोटल अमाउंट आ गई 400,000। इस सूरत में यहाँ पे डिसीजन ये वाला सही होगा कि प्रोजेक्ट बी इज़ फिजिबल, एनपीवी भी हायर है। अब वो चाहे ट्वाइस हो चाहे वो थ्राइस हो, अब यहाँ 4 टाइम्स मैंने एग्जाम्पल ले ली। इस तरीके से डिफरेंट कॉन्सेप्ट सोचे जा सकते थे, हर तरह का आंसर सही हो सकता है, क्योंकि कुछ बच्चों ने आंसर्स इस तरीके से लिखे थे जो अभी मैंने आपको हाईलाइट किया है। लेकिन लाजमी नहीं है कि आपने ये लिखना था, एक्चुअल में आपने ये बताना था कि एनपीवी जो है अगर ट्वाइस होगी तो क्या उसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है, और यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और एनपीवी को कंपेयर किया हुआ है। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा। उमेर बलोच कह रहे हैं वबा गिट्टा। ये उमेर बलोच साहब, ये क्या मतलब हुआ इसका? अच्छा, खैर, चलें जी स्टार्ट करते हैं। माजिद हुसैन कह रहे हैं सर, इफ़ एनपीवी इज सेम बोथ द प्रोजेक्ट, व्हाट इज़ आर डिसीजन। देखिए माजिद, वहाँ पे डिसीजन हमारे पास डिपेंड करेगा कि हमारे पास पैसे कितने हैं, सही है। जैसा हमने कैपिटल रेशनिंग की बात की थी। अच्छा, ये डिफरेंट डिसीजंस, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। अगर वहाँ ट्वाइस और थ्राइस की बात नहीं की होती, सेम की बात की होती, तो अब हम यहाँ पे देखते कि प्रोजेक्ट का आईआरआर क्या है। अगर आईआरआर भी सेम है, एनपीवी भी सेम है, तो फिर डिसीजन इन्वेस्टमेंट के ऊपर लेते हैं कि किस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं और किस में कम कर रहे हैं। तो अगर कहीं पे सेम प्रोजेक्ट जो है हमें सेम एनपीवी दे रहा है और आईआरआर भी सेम है, तो यूजुअली हम जो है कम इन्वेस्टमेंट वाले प्रोजेक्ट में चले जाते हैं फॉर द डिसीजन ऑफ कैपिटल रेशनिंग। जो मैंने आपको पढ़ाया था, कैपिटल रेशनिंग में हम लोग क्या कर रहे थे, हमारे पास एक बजट था जिसको हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर एलोकेट कर रहे थे। आई होप कि माजिद को ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। जी माजिद, क्लियर हुआ पॉइंट? ओके। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे देखें, ये हमने क्लास में भी कई दफ़ा किया है कि हमारे पास जो है किसकी इस वक्त जो है आपको किस प्रोजेक्ट की जो है आपने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज़्यादा है, तो सामने ही साफ नज़र आ रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है हमारे पास 1.57 नज़र आ रहा है। जी। अच्छा, जब चैट में आप लोग लिखते हैं ना तो मुझे नज़र क्यों नहीं आता ये? अभी सही है, सही है। अच्छा, अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमारे पास जो है किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, या वो क्या हमें ज़ाहिर कर रहा होता है? तो याद रखिएगा कि यहाँ पे हम ये लिख देंगे कि भाई प्रोजेक्ट बी जो है उसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज़्यादा है प्रोजेक्ट ए से। अच्छा,
प्रोजेक्ट ए को हम क्या कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट ए को चूज करना चाहिए या बी को? तो क्या डिसीजन हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पे लेंगे, ये मुझे बताइए, या हम एनपीवी की बेस पे लेंगे? जी, कौन सा स्टूडेंट बताएगा प्लीज? जी, एनपीवी की बेस पे लेंगे सीधा, बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसी क्या वजह हो सकती है, कोई मुझे बताएगा कि प्रोजेक्ट ए जो है उसकी एनपीवी तो ज़्यादा है, लेकिन प्रोजेक्ट बी का जो हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है वो हायर आ रहा है? क्या रीज़न हो सकता है, कोई मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताए। डिसीजन तो बिल्कुल सही एनपीवी की बेस पे ले लिया, लेकिन क्या रीज़न है कि हम जो है ना प्रोजेक्ट बी जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पे, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इसकी ज़्यादा कैसे आ रही है? क्या रीज़न लग रहा है आपको? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग क्या कर रहे होते हैं, बेनिफिट्स और कॉस्ट को ले रहे होते हैं। कॉस्ट हमारे पास नीचे ली हुई होती है, सही है, बेनिफिट्स ऊपर लिए होते हैं, जिसको हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज कह रहे होते हैं। तो अगर गौर से देखें तो बी का हमारे पास क्या है, कॉस्ट जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कम है, जिसकी वजह से वो रेशो हमें ज़्यादा दिखा रहा है, क्योंकि ये जो होंगे हमारे पास इनफ्लोज आ रहे होंगे, सही है, जिनकी प्रेजेंट वैल्यूज आप हमेशा बेनिफिट्स की न्यूमरेटर में लेते हैं और डिनोमिनेटर में क्या लेते हैं, कॉस्ट लेते हैं, और जो कि कॉस्ट है वो हमारे पास लोअर है, कॉस्ट। तो क्योंकि किसी इन्वेस्टमेंट की अगर बहुत कम कॉस्ट हो तो उसके थोड़े से भी अगर आउटफ्लो ज़्यादा होंगे तो उसका ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बढ़ा हुआ नज़र आएगा। लेकिन एक्चुअल में जब हम डिस्काउंटिंग फैक्टर को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमारा डिसीजन जो होगा वो एनपीवी की बेस पर होगा। तो यहाँ पे ये बेसिकली आपसे कहा था, लेकिन अगर इन केस के अगर कैपिटल रेशनिंग करनी होती तो क्या एनपीवी को देखते? कैपिटल रेशनिंग में क्या करते हैं हम लोग? जी, कोई स्टूडेंट बताएगा अगर कैपिटल रेशनिंग में क्या डिसीजन लेते हैं? क्या ये डिसीजन सही होगा कि हम ए में पहले इन्वेस्ट कर दें? जी, चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिख के बताया करें ताकि थोड़ा सा जो है ये स्पीड में जाए लेक्चर, फिर आगे हमें नया टॉपिक से स्टार्ट करने। अच्छा, हमारे पास टाइम बहुत है, टाइम का इशू नहीं है। अगर अल्लाह ना करे कि अगर आज का सेशंस हमारे पास ये दो हम सेशंस लेते हैं, कल के भी ले लेते हैं, उसके बाद भी हमें किसी वक्त ज़रूरत पड़ी तो हम वो ले लेंगे, मसला नहीं है, इशू नहीं है। जी रिमशा, बिल्कुल सही है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बेस पर करते हैं हम लोग डिसीजन। क्वेश्चन मार्क आपने बनाया, इसका मतलब शायद आपको पता नहीं है। यस, हमने यही कहा था, कैपिटल रेशनिंग जो होती है हमारे पास वो किस बेसिस पर हो रही होती है? कैपिटल रेशनिंग के लिए हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का सहारा लेते हैं। अच्छा, अब ये जो यहाँ पे आपको बेसिकली इसमें एक्टिविटी में चीज़ें सारी सिखाई गई थी वो यही थी कि ताकि आपको एक जनरल आइडिया हो जाए, और ये मेरे ख्याल से आपको आइडिया हो गया होगा कि दो प्रोजेक्ट्स में अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी दिया हुआ है, एनपीवी भी दिया हुआ है, तो डिसीजन किस तरीके से ले रहे हैं। कैपिटल रेशनिंग का हम जब वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं, यानी कि उसको इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि 1.57 हमारे पास हायर आ रहा है पीआई, तो हमारा डिसीजन जो है वो कैपिटल रेशनिंग के वक्त हम प्रोजेक्ट बी में पहले इन्वेस्ट करते, प्रोजेक्ट बी में हम पहले इन्वेस्ट करते, और अगर हमारे पास बजट बच जाता या पैसे और होते तो फिर हम
बी ए की तरफ जाते हैं, क्योंकि रैंकिंग की जाती है यहाँ पे कैपिटल रेशनिंग के वक्त, और उस रैंकिंग के हिसाब से जो है हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कि सोचते हुए कि सारे प्रोजेक्ट्स की रिस्क फैक्टर सेम है। ये भी ध्यान में रखिएगा। अभी आज हमारा रिस्क पे काफ़ी बात होगी आगे जाके। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्लो जा रहे हैं हम लोग, और आगे चलते हैं। ये मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया, नहीं आईआरआर ये भी बचा हुआ है। अच्छा जी, जी स्टूडेंट्स, कोई इसका आंसर मुझे बताए, ए का क्या आंसर था? ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कोई फिगर्स दी भी नहीं थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे टेक्स्ट भी किया था उन्होंने कि भाई सर आप इसका आंसर बता दें, कि ये इसमें तो कोई वैल्यू नहीं दी हुई, क्या करना है। गौर से देखिए, इसमें भी प्रोजेक्ट ए में हमारे पास कम इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। प्रोजेक्ट बी की जो है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। लेकिन इसमें करना क्या है, इसमें आईआरआर की बात कर रहे हैं ये लोग। सही है। अब किस तरह डिसीजन लेना होगा, पहले हम ए को पढ़ते हैं, रीड करते हैं। अच्छा, आप लोगों की अभी मैं अटेंडेंस ले लूँगा दोबारा, तो अभी फ़िलहाल पहले इसको कवर कर लें। इफ़ द कैश फ्लोज फ्रॉम द प्रोजेक्ट आर आइडेंटिकल। अब ये जब C1 ए की बात कर रहे हैं और C1 बी की बात कर रहे हैं ना, तो इन्होंने वर्ड खुद ही यूज़ कर लिया कि ये आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, ये दोनों सेम है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे 200 का कैश फ्लो आ रहा होगा, तो ये भी 200 का आ रहा होगा। सही है। अगर यहाँ 400 का कैश फ्लो आ रहा होगा, तो यहाँ पे भी 400 का कैश फ्लो आ रहा होगा। ये इन्होंने एक तो बात क्लियर कर दी। फिर कह रहे हैं विच ऑफ द टू प्रोजेक्ट्स वुड हैव ए हायर आईआरआर। किसका आईआरआर हाई होगा और क्यों होगा? तो सिद्धा ने हमें बताया कि प्रोजेक्ट ए, बिकॉज इनिशियल कॉस्ट कम है। अगर किसी प्रोजेक्ट की इनिशियल कॉस्ट कम हो, तो उनका आईआरआर ज़्यादा होता है। जी, आप सब लोग एग्री करते हैं? जी, बिल्कुल सही है। कि जिस क्योंकि आईआरआर का मतलब क्या है, आईआरआर क्या करता है, कैश फ्लोज को किस पे लेकर आता है, किसके इक्वल लेकर आता है, यानी कि इन सारे कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके इसके बराबर कर देगा जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। सही है। तो अगर हमारी शुरू की कॉस्ट जो है वो प्रोजेक्ट ए की कम है, तो हमें जो है वो प्रोजेक्ट ए में हम ये कह सकते हैं कि वुड हैव हायर आईआरआर, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ए की जो है वो कम है। अच्छा, ये चीज़ आप अपने जहन में बिठा लीजिएगा कि अगर प्रोजेक्ट के क्या चीज़ है, अगर हम यहाँ पे लिख दें 500, यहाँ पे भी लिख दें 500, तो जब हम डिस्काउंटिंग करने के लिए जाएंगे, तो हमें हायर आईआरआर हमें चाहिए होगा, या हायर रेट होगा। क्योंकि देखें, सेम कैश फ्लोज आ रहे हैं, यानी कि सेम पैसे मिल रहे हैं, लेकिन कॉस्ट आपकी कम है। तो इसका मतलब है कि वो जब ब्रेक इवन पे जाएंगे, तो हमारे पास ये रिटर्न ज़्यादा दिखा रहा होगा। ये भी जहन में रखिएगा। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब बी में जो है ना, थोड़ी सी इन्होंने चालाकी चली थी। इन्होंने कहा कि अगर C1B बराबर हो जाए 2C1A के। अब गौर से देखिएगा, ये C1B और C1A क्या चीज़ है। पहले मैं इसको रिमूव कर दूं सारी चीज़ें। जी, C1A ये कैश फ्लो है। सही है। हमने ऐसी एग्जाम्पल ले ली कि ये 200 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एग्जाम्पल सोच रहे हैं हम, तो ये भी 200 ही होगा, क्योंकि सेम है। लेकिन अब कह रहे हैं कि C1B विच इज 200, वो ट्वाइस हो गया 2 इंटू C1A। यानी कि अब हम 200 नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे 400। ब्रैकेट में नहीं है ये 400, क्योंकि ये ट्वाइस हो गया। तो अगर इसी तरीके से हर प्रोजेक्ट बी के मुकाबले में प्रोजेक्ट ए के जो इनफ्लोज आ रहे हैं ये ट्वाइस हो जाए, तो क्या आईआरआर जो आएगा ए का, वो बराबर हो जाएगा आईआरआर बी के?
जी, कौन इसका आंसर देगा? जी अब्दुल वहाब, वेरी गुड। थोड़ा सा आप अच्छा जा रहे हैं पढ़ने में, मुझे लग रहा है। जी, दोनों के क्या हो जाएंगे, आईआरआर बराबर हो जाएंगे। आईआरआर क्या कर रहा होता है बेसिकली, जितने भी, दोबारा बार बार बोल रहा हूँ मैं, आईआरआर क्या कर रहा होता है हमारे पास, जितने भी ये कैश फ्लोज हैं इनको डिस्काउंट करके इक्वल करेगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट के, तभी तो जो प्लस वाली वैल्यूज इनफ्लोज होती हैं, इनफ्लोज और आउटफ्लोज बराबर हो जाते हैं, तो इन दी एंड एनपीवी आपके पास क्या हो जाती है, वो इक्वल टू जीरो हो जाती है, ब्रेक इवन पर आ जाते हैं आप। तो ये जितने भी आउटफ्लोज हैं उनको डिस्काउंट करके इक्वल कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट के, या आउटफ्लोज और इनफ्लोज जो है वो बराबर हो जाते हैं। अच्छा, क्योंकि अभी तो हम ये बेसिक बिल्कुल पढ़ रहे हैं, आउटफ्लोज जो है बाद में भी आ रहे होते हैं, तो ये जहन में रखिएगा कि सारे आउटफ्लोज और सारे इनफ्लोज इक्वल हो जाएं तो एनपीवी जीरो हो जाती है, और इसको हम ब्रेक इवन भी कह सकते हैं। तो अगर मैं इनको ट्वाइस कर दूंगा तो देखें हमारे पास दोनों प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट में फ़र्क कितना है, ट्वाइस का ही तो फ़र्क है। तो इन दोनों की वजह से जब हम कैश आउटफ्लोज वगैरह इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे बाय टू, तो जो हमारे पास आईआरआर निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसका आंसर सिंपल बहुत था कि दोनों के कैश फ्लोज जो है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ट्वाइस है। तो अगर हम इनफ्लोज भी इनके ट्वाइस कर दें, अगर इनफ्लोज भी बढ़ा के ट्वाइस कर दें ए वाले प्रोजेक्ट के, तो उसका आईआरआर भी जो है वो बराबर हो जाएगा आईआरआर बी के। चलें जी, यहाँ तक मेरे ख्याल से काफ़ी है। और अब जो है अब हम थोड़ा सा फर्दर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट में भी दिया था, जिन बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट किया था यकीनन उन्होंने तो अच्छे से कर लिया होगा इसको सॉल्व। तो इसमें करना क्या था, इसमें पे बैक पीरियड और एनपीवी दो मेथड्स इस्तेमाल किए गए। याद रखिएगा जब हम पे बैक पीरियड की बात करते हैं, जब तक पे बैक से पहले डिस्काउंट का वर्ड इस्तेमाल नहीं हो रहा तो डिस्काउंटिंग मत कीजिएगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ इन सब को आप ऐड कर लें, सही है, और सब्ट्रैक्ट कर दें 15,000 में से, तो आपके पास क्या आंसर आएगा जी प्रोजेक्ट ए का? जी जल्दी से मुझे बताइए। अच्छा, क्या हमें ये सारी चीजें ऐड करके इनिशियल इन्वेस्टमेंट से लेस करनी थी? पेबैक में ऐसे ही होता है या नहीं? कोई यस या नो में मुझे आंसर बता दें। क्या पेबैक का मतलब ये होता है कि सारी इन्वेस्टमेंट्स को ऐड करके? रिमशा बिल्कुल सही, सिद्धा वेरी गुड। अब थोड़ी सी अकल आना शुरू हुई है। सर इसमें तो हमने सबको ऐड करना ही नहीं होता है। पेबैक में हम लोग क्या देख रहे होते हैं, सिंपली हमने ये देखना है कि भाई ये 15,000 हमारे किस जगह पे जाके कवर हो जाएंगे। सही है। तो जो फर्स्ट ईयर होगा उसमें हमारे पास जो है 9,500 मिले, तो कितना अमाउंट अभी भी रिमेनिंग है? अगर 15,000 हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, उसमें से हमने निकाल दिए 9,500 जो कि पहले साल हमें मिल गए, तो वो जो हमने बैलेंस वाला कॉलम बनाया हुआ था ना, उस तरीके से बनेगा कि बैलेंस कितना बच गया। फिर अगला हमारे पास आउटफ्लो आ जाएगा 6,000। तो इसका मतलब ये है कि सेकेंड ईयर में ही हमारे पास जो है वो ये चीज़ रिकवर हो जाएगी। तो एक साल कुछ महीने या जो भी लगेंगे उसमें हमारे पास रिकवरी होगी। और वो तरीक़ेकार आपको समझाया हुआ, मेरे ख्याल से इसमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं टाइम वेस्ट करने की। अच्छा, थोड़ा सा और आगे आते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास जो है अप्रॉक्सीमेटली, मेरे पास इसका आंसर लिखा हुआ है 1.917 ईयर्स बन रहा है।
तो स्टूडेंट्स जिन्होंने जो है ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा असाइनमेंट में, वो अपना इस आंसर से मैच कर लीजिएगा। सही है। और 917 को 0.917 को अगर मंथ्स में कन्वर्ट करना है, डेज में कन्वर्ट करना है, तो वो तरीकेकार भी क्लास में सिखाया हुआ था। मल्टीप्लाइड बाय 365 करके या 360 करके, दोनों सही हैं। अगर आप 360 से मल्टीप्लाई करें या 365 से करें, दोनों एक्सेप्टेबल होंगे फाइनल एग्जाम में आपके पास आंसर्स। अच्छा, जो प्रोजेक्ट बी का हमारे पास इसमें आंसर आया है वो क्या आया था? प्रोजेक्ट बी में हमारे पास आंसर जो लिखा हुआ है मेरे पास, मैं देख के बता दूं आपको, 2.083 का आंसर आया हुआ है मेरे पास, ईयर्स। ये प्रोजेक्ट बी का है। अच्छा, वैसे भी अगर आप सोचें थोड़ा सा, 18,000 है, 10,500 और 7,000 ऐड करेंगे तो 18,000 तो बनेगा भी नहीं। और जब हम डिस्काउंट करते हैं तो ये कैश फ्लोज की वैल्यू और कम हो जाती है। ये भी पता होगा कि फ्यूचर की जो वैल्यू, जो आगे अगले सालों में पैसे मिलते हैं, उसकी आज की वैल्यू और कम होती है। ये तो सबको पता होगी, प्रेजेंट वैल्यू आज की वैल्यू, यानी कि 100 रुपये आपको कोई एक साल के बाद दे रहा है तो उसकी आज की वैल्यू 90 रुपीज होगी या 80 रुपीज होगी या 85, डिपेंडिंग ऑन डिस्काउंट रेट कितना है। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ क्या है, जैसे ही हम अगर नॉर्मल पे बैक में भी देखें तो 18,000 में 2 साल में तो ये रिकवरी हो ही नहीं रही है। थर्ड ईयर में ही जाके रिकवरी होगी, तो 2 साल और कुछ महीने हमारे पास लगेंगे, तो 0.083 आंसर आया आगे का। ये चीज क्लियर होगी? अच्छा, इसका जो पार्ट बी है इसमें हमें क्या करना था? पार्ट बी के अंदर बहुत सिंपल था, यही डिस्काउंटिंग करके नेट प्रेजेंट वैल्यूज मालूम करनी थी। तो जिसकी एनपीवी ग्रेटर होगी उसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा, किसी ने अगर एनपीवी निकाली हो इसकी तो मुझे बता दें। जी, एनपीवी फॉर प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। डिस्काउंट रेट यहाँ पे कितना इस्तेमाल किया जाएगा बी के अंदर? 15%। सही है। 15% से डिस्काउंटिंग करेंगे, क्योंकि ये असाइनमेंट था तो ये आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। यस, वेरी गुड। सीधा का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। इसका मतलब है ये जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है क्लास के अंदर। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि एनपीवी जो है वो नेगेटिव में आया है, और नेगेटिव में भी जो डॉलर्स के अंदर वैल्यू आई है दैट इज $624, और अप्रोक्सीमेटली 229 है तो 23 सेंट्स कर लेते हैं। ये सिद्धा ने हमें दोनों आंसर्स बता दिए, और माजिद के भी आंसर्स सही हैं। जो सेकंड प्रोजेक्ट का हमारे पास एनपीवी निकला है वो अभी हमें एक और स्टूडेंट ने बताया, वो पॉजिटिव है, विच इज इन डॉलर्स 368 डॉलर्स 54 सेंट। अच्छा, अब मसला ये है कि क्योंकि प्रोजेक्ट बी की जो है वो एनपीवी पॉजिटिव भी है और हायर भी है, प्रोजेक्ट ए में नेगेटिव है। पहली बात, नेगेटिव एनपीवी तो वैसे भी प्रोजेक्ट नहीं एक्सेप्ट करते। तो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा कि हम प्रोजेक्ट बी को चूज कर लेंगे बिकॉज ऑफ द हायर एनपीवी। तो ये कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। लेकिन अब मसला ये है कि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आप पहले भी दूसरे सब्जेक्ट्स में भी करके आ चुके हैं। जैसे शेर अली ने कहा कि सर ये तो हमने 10 दफा पढ़े हुए, तो बहुत सारे बच्चों ने ये सारी चीजें नहीं पढ़ी थी। अच्छा, अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा ना, अभी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। अभी 40 मिनट्स वाली मीटिंग हमारी ख़त्म होने वाली है विद इन 9 मिनट्स। तो बस हम इसको यहाँ पे ही वाइंड अप करते हैं। और तो असाइनमेंट की कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है ना जिसमें कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो उसको हम जल्दी जल्दी करके वाइंड अप कर दें। क्योंकि अब हमारा जो असल पढ़ाई होगी अब स्टार्ट होगी, कि जो डिस्काउंट रेट 15% ले रहे हैं ना, इसकी जगह पे जो हम क्लास में बार बार कह रहे थे ना, कैपिटल स्ट्रक्चर के डेट में से कितना पैसा लेना है जब फाइनेंस कर रहे हैं,
और इक्विटी में से कितना पैसा लेना है जब हम फाइनेंस करें। तो अब हमारा ये वाला टॉपिक आ जाएगा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ेदार है। ये अगर आपको, क्योंकि क्लास में अगर किसी ने बच्चे ने मेरी बार बार ये बातें सुनी है ना, तो अब इसको ये टॉपिक आसान लगेगा। इसमें से हम रेट निकालेंगे और उस रेट का नाम रख देंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेकिन ये कैसे करेंगे, क्या उसमें होंगी, कॉन्सेप्ट क्या होगा, ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे अगले 40 मिनट्स वाले सेशन के अंदर। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो है वो कोई प्रॉब्लम? और दूसरा ये कि असाइनमेंट में अब तो और कोई क्वेश्चन नहीं है ना? वैसे तो आगे क्वेश्चंस हैं बहुत सारे। कोई सिर्फ एक दो क्वेश्चन कोई बता दें अगर आपने पूछने हो, तो हमारे पास 8 मिनट रह गए इस वाले सेशन में। सारा कह रही है क्वेश्चन 11 में पार्ट बी एंड सी। फरहाद कह रहे हैं नो सर क्लियर। जी स्टूडेंट्स आप बता दीजिए। सिद्धा कह रही हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। 11-10 की ही ज़्यादा डिमांड आ रही है इस वक्त हमारे पास। अच्छा 11-10 फिर थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि थोड़ा सा जो है वो लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन उसके अंदर हम कोशिश करते हैं इसको 7-8 मिनट्स में वाइंड अप करने की। तो सबसे पहले हम 10 पे चले जाते हैं। ये सिर्फ हिंट ले रहे हैं, नेक्स्ट सेशन से फिर हम जो है ना, नेक्स्ट सेशन का मतलब है अभी फौरन हम स्टार्ट कर देंगे अगला सेशन। तो हम जो वैक या नया टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो न्यू टॉपिक हमारे पास आ जाएगा। अच्छा जी, तो इसके अंदर हमारे पास क्या था, सबसे पहले यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा मैं ये हिंट्स दे रहा हूँ जल्दी जल्दी ताकि आप लोग फिर बाकी सॉल्व कर लीजिएगा। अगर ये सॉल्व फिर भी नहीं हो तो हमारे पास कल के भी सेशन होंगे, कल हम दोबारा इसको डिस्कस कर लेंगे, सही है। आज कोशिश करेंगे कि हम नए टॉपिक को कवर करें जितना, लेकिन मैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में काफ़ी हिंट्स दे दूंगा कि आपसे सॉल्व हो जाए। वीना ने पूछा है कि सर कब तक नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा। नेक्स्ट सेशन अभी फौरन ही स्टार्ट कर देंगे हम, यानी कि अभी ब्रेक नहीं लेंगे। ब्रेक एक सेशन अभी जो 40 मिनट्स अगला होगा ना उसके बाद फिर हम ब्रेक लेंगे, और वो 1 आवर की ब्रेक होगी। फरहाद कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आप जो है उसमें 11 बता दें। जी स्टूडेंट्स, क्या 11 पहले बता दें? क्योंकि 11 की भी परेशानी है तो 11 पहले कर लेते हैं। ये जब कुछ बच्चों ने कर लिया है। चलें 11 पर आ जाते हैं। अब निदा कह रही है कि जो है ना वो 10 बता दें। अच्छा एक काम करते हैं, 10 को पहले कर ले, सही है, और उसके बाद 11 कर लेते हैं, दोनों ही कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलें, ताकि दोनों क्वेश्चंस हो जाएंगे तो ये जो बच्चों की ये वाली बात है ना कि सर हमें ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा क्योंकि 10 हमारे पास बहुत आसान है, इसमें हमें कोई ज़्यादा चीज़ करनी नहीं थी। जो हमारा ए वाला पार्ट है ना, इसमें हमने आईआरआर निकालना होता है। आईआरआर क्या होता है, मैंने आपसे कहा कि जितने भी हमारे पास आउटफ्लोज और इनफ्लोज आ रहे होते हैं इनको हमने इक्वल करना होता है। सही है, क्या करना होता है, इनको हमने इक्वल करना होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आईआरआर एक ऐसा रेट है कि कैश फ्लोज, इनफ्लोज और आउटफ्लोज दोनों बराबर कर देंगे। तो जब इनको बराबर करने के लिए जाएंगे हम, तो डिफरेंट रेट्स अप्लाई कर रहे होंगे। तो इसका आंसर जो है हमारे पास वो 12.40% आया है। ये किसका आंसर है? आईआरआर फॉर ए। जिस स्टूडेंट का ये आंसर नहीं आ रहा होगा डेफिनेटली उसने डिस्काउंटिंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम की होगी, डिस्काउंट फैक्टर सही तरीके से नहीं लिया होगा। तो ये आंसर्स अपने पास लिख लीजिएगा, सही है। 12.49, यस। ये मैं सिर्फ इसलिए आपको 12.40 की बात कर रहा हूँ कि वो हम जितना क्लोजर लेते हैं ना
प्लस वाली वैल्यू और नेगेटिव वाली वैल्यू, क्योंकि हमें क्या करना होता है, एक प्लस वाली वैल्यू लेनी होती है और एक माइनस वाली वैल्यू। तो वो जितनी क्लोजर होगी तो आपका आंसर 12.4 से करीब करीब आ जाएगा। सर अगर पॉइंट के बाद वाला अलग आ रहा हो, जी फरहाद देखें, पॉइंट के बाद वाला अलग इसलिए आ रहा है क्योंकि जब हम फाइनेंशियल कैलकुलेटर से या कंप्यूटर से सॉल्व करेंगे ना, तो वो तो बिल्कुल एक्यूरेट निकालेगा, विच इज़ 12.40%। लेकिन क्योंकि हमने एक शॉर्टकट फॉर्मूला यूज़ किया था जिसमें हमने एक पॉजिटिव एनपीवी मालूम की थी और एक हमने नेगेटिव एनपीवी मालूम की थी, और फिर हमने इन दोनों की वैल्यूज से वो आईआरआर वाला फॉर्मूला यूज़ किया था, तो यकीनन फिर उसमें प्रॉब्लम हमारे पास थोड़ा सा आता है। सही है। अच्छा, जो अभी हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा उसमें हम और डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे, तो ये जहन में रख लीजिए, 12.40 आए, 12 पॉइंट इवन 5152 भी आ जाए तब भी सही है आंसर, या किसी का अगर आंसर 12.35 आ गया तब भी सही है। इसको हम फाइनल एग्जाम में एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आपसे हम मैंने फाइनेंशियल कैलकुलेटर में नहीं कहा सॉल्व करने के लिए या कंप्यूटर के ऊपर, कंप्यूटर एक्यूरेसी के साथ देगा, लेकिन हम क्योंकि 1-2% का 5% का डिफरेंस लेते हैं, तो अगर आप रेट ले लें एनपीवी फॉर एग्जांपल 13% और 12%, तो आपका बहुत क्लोज आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप लेंगे 10% पे और फर्ज करें हम ले लें 15% पे, तो फिर आपका आंसर इतना क्लोज नहीं आएगा, यानी कि 12.540 से कम नहीं आएगा। तो फरहाद से पूछते, फरहाद आपने दो कौन सी वैल्यूज ली थी? 15% पे आपका यकीनन नेगेटिव निकला होगा, 15% और 10% लिया था आपने। अच्छा, 10 और 13 लिया था। तो फरहाद अब आप क्या कीजिएगा, अपने घर पे बैठ के दोबारा कोशिश कीजिएगा, जब आप 10 के बजाय 12% लेंगे, क्योंकि अब तो पता चल गया ना 12.40 के करीब आ रहा है, तो अगर हम 12% लें, जितना रेट कम होगा, सही है, उतनी पॉजिटिव एनपीवी आएगी, जितना रेट बढ़ेगा उतनी नेगेटिव एनपीवी आती है। ये हमने क्लास में एक्टिविटी की थी जब हमने क्वेश्चन किया था 30% और 35% का। तो ये अपने जहन में ये बातें बिठाते जाइएगा, क्योंकि पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप बार बार ट्रायल एंड एरर करते रहेंगे। सही है। तो जितना ये क्लोजर होगा रेट, 5% के बजाय अगर 1-2% का इनके दरमियान डिफरेंस होगा, तो जो आईआरआर की एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी आपकी। लेकिन क्योंकि अभी हम ये हाइपोथेटिकल बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आप जो है ना, आईआरआर में 12.4% आ रहा है और किसी का 11% आ रहा है, इतना फर्क कभी नहीं आएगा, ये पॉसिबल भी नहीं है। पॉइंट्स में फर्क आ सकता है, लेकिन परसेंटेजेस में पूरा फर्क नहीं आता, ये जहन में रखिएगा। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास आंसर जो है वो आईआरआर का। आगे चलते हैं जल्दी से। मैंने इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा स्टूडेंट्स, सेशन में दोबारा रीस्टार्ट कर दूँ। आप लोग यहीं पे रहिएगा, कोई छोड़ के क्लास ना जाए। चलें जी, अब हम आते हैं दोबारा। जी, पार्ट बी में, ये तो हो गया हमारे पास पार्ट ए का आंसर, जो कि निकला था 12.4% अप्रोक्सीमेटली। इफ द एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट इज 10%, अगर 10% डिस्काउंट रेट हो, शुड यू एक्सेप्ट दिस ऑफर? क्या कोई स्टूडेंट बगैर कैलकुलेशन के इसका आंसर मुझे बता सकता है? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, विदाउट कैलकुलेशन बी का आंसर आप दे सकते हैं? चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा, क्योंकि हो सकता है आप डिस्काउंटिंग करने के लिए बैठ जाएं, ये डिस्काउंटिंग के लिए ज़रूरी नहीं था यहाँ पे बी के अंदर। क्योंकि देखिए, उन्होंने सिंपल ये पूछा है कि अब आपको आईआरआर पता चल गया, सही है,
IRR हमारे पास क्या आ रहा है 12.4%। सही है। इन्होंने कहा कि अगर आपका जो है प्रोजेक्ट का डिस्काउंट रेट, सही है, जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, विच इज 10% डिस्काउंट रेट, तो क्या आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे? ये क्या आपको ऑफर अच्छी लग रही है या खराब लग रही है कि क्या है? जी, कौन इसका आंसर देगा? आवाज नहीं आ रही। हाँ खाली। जी, आपकी जो है किसी का माइक ऑन है। अच्छा, चलिए खैर। अच्छा, यहाँ पे आंसर जो है ना, बहुत सारे लोग, कुछ लोग कह रहे हैं रिजेक्ट है, कुछ लोग कह रहे हैं एक्सेप्ट है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हमने रिजेक्ट करना था, लेकिन रिजेक्ट क्यों करना था? वैसे तो अगर ये नॉर्मल प्रोजेक्ट होता ना, आप इस प्रोजेक्ट में एक खास चीज नोट करें, आपकी वैल्यूज जो हैं वो नेगेटिव दी गई हैं। सही है। ये क्या वजह हो सकती है? यस अब्दुल वहाब, वेरी गुड। नेगेटिव का मतलब होता है आउटफ्लोज, इसका मतलब है आप किसी को पैसे दे रहे होंगे या लगा रहे होंगे पैसे। सही है। तो ये फाइनेंसिंग टाइप प्रोजेक्ट है कि आप किसी को फाइनेंस दे रहे हैं। फाइनेंसिंग टाइप ऑफ प्रोजेक्ट में ये चीज रिजेक्ट होगी। क्या होगी? रिजेक्ट होगी। क्योंकि ये फाइनेंस दे रहे हैं ना, पैसे दे रहे हैं हम किसी को। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो रिटर्न हमारे पास ज्यादा आना चाहिए। सही है। अगर आईआरआर से ज्यादा हम कमाएंगे, सही है, और ज्यादा बेनिफिट ले रहे होंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन अगर ये पॉजिटिव होती सारी वैल्यूज और ये वाली वैल्यू नेगेटिव होती, तो डिसीजन उन बच्चों का जो कह रहे थे कि सर एक्सेप्ट करेंगे, वो बिल्कुल सही होता। कि जब भी आपका डिस्काउंट रेट, सही है, आपके आईआरआर से कम है, आपके आईआरआर बड़ा है और डिस्काउंट रेट छोटा है, यानी कि ये 10% है और ये 15% है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आईआरआर से कम है डिस्काउंट रेट, तो हमेशा हम एक्सेप्टेंस की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी एनपीवी पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन ये नॉर्मल सिनेरियो में होता है। नॉर्मल सिनेरियो का मतलब क्या है? कि जब आम कैश फ्लोज होते हैं। लेकिन यहाँ पे आम कैश फ्लोज तो नजर ही नहीं आ रहे। आम कैश फ्लोज में तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये चीज जो है वो नेगेटिव में बाद में आ रही हो। ये स्टूडेंट्स, कोई बात आपको समझ में आई है, ये क्या कहना चाह रहे हैं? अब्दुल वहाब कह रहे हैं इफ इन्वेस्टमेंट सिचुएशन देन वी विल एक्सेप्ट इन दिस सिनेरियो। जी अब्दुल वहाब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी स्टूडेंट्स, चैट बॉक्स में मुझे प्लीज लिख के बताइएगा कि ये बात पॉइंट समझ में आया, ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि जब आउटफ्लोज जो है वो नॉर्मल सिनेरियो होता तो हम एक्सेप्ट करते, लेकिन ये नॉर्मल सिनेरियो नहीं है। दिस इज फाइनेंसिंग टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। दिस इज द रीजन व्हाई वी आर रिजेक्टिंग दिस। जी सी पर चलें। ये स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बाकी, कहाँ है भाई? सो तो नहीं रहे? उन्होंने ऑन करके चले गए, उन्होंने कहा बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे। अच्छा जी, सी में जाते हैं। रिमशा कहती है नो सर। जी रिमशा राना, नो सर का मतलब क्या है? कि समझ में नहीं आया है या क्या है? या किसी और वजह से रिमशा राना आपने नो सर कहा है? अच्छा, सो नहीं रही हैं आप, सही है, वेरी गुड। अच्छा चलें जी, अब जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करते हैं ताकि फिर जो है हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करें। अच्छा, सी के अंदर हमारे पास जो है सेम, हमने कहा था कि जो है ना इसके अंदर रीजंस जो हमारे प्रीवियस दिए हुए हैं, सारी चीजें सिनेरियोस उसको सेम लेके चलेंगे। तो आईआरआर क्या होगा हमारे पास? आईआरआर हमारे पास क्या निकला था? 12.4% निकला था। अब क्योंकि ये फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टमेंट वाला प्रोजेक्ट नहीं है, तो डिसीजन डिफरेंट होगा।
ये बात भूलिएगा नहीं, क्लास में ये मैं दे सकता हूँ जब फाइनल एग्जाम का पेपर आएगा। तो अब यहाँ पे डिस्काउंट रेट हमारे पास क्या है, वो 20% दे रहे हैं। डिस्काउंट रेट अब आपने ज्यादा दे दिया, डिस्काउंट रेट ज्यादा है, सही है, आईआरआर कम है। तो जब आईआरआर कम है तो अब यहाँ पे रिजेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे ऑफर। यानी कि आपका आईआरआर जब ब्रेक इवन पे आ रहा है उससे ज्यादा आपको मिलेंगे पैसे, रिटर्न ज्यादा मिलेगा, तो हम एक्सेप्ट करेंगे। माजिद इसको रिजेक्ट जब करेंगे जब ये नॉर्मल सिनेरियो होता, सही है। माजिद ने कहा इसको रिजेक्ट करेंगे, तो माजिद के जहन में होगा कि ये पॉजिटिव हमारे पास जो है वो इनफ्लोज आ रहे हैं, लेकिन ये इनफ्लोज नहीं है, ये आउटफ्लोज हैं। यानी कि पैसे उल्टा आपको देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे डिसीजन हमारा डिफरेंट होगा, सही है। अगर ये नॉर्मल सिनेरियो होता तो माजिद आपका आंसर बिल्कुल सही होता। तो ये आपने ज़रूर देखना है पेपर के अंदर कि ये जो आपके पास क्वेश्चन मिला हुआ है ये कहीं ऐसा तो नहीं है। और पता चला हो सकता है यहाँ पे आप ये भी कह दें कि नहीं नहीं सर आपसे गलती हो गई थी, आपने माइनस लिख दिया, सब में वहाँ तो प्लस लिखने होते हैं। कुछ बच्चे जो रट के जाते हैं ना वो इस तरीके से भी बात कर सकते हैं कि पेपर में गलत क्वेश्चन दे दिया, सारे जो है ना इनफ्लोज नेगेटिव दे दिए। जबकि ये नहीं सोच रहे कि इनफ्लोज को अगर आउटफ्लोज बनाए तो वो पैसे फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट होगा इन्वेस्टमेंट के बजाय, वो रिटर्न्स नहीं आ रहे होंगे, आपको पेमेंट्स देनी होंगी आगे जाके। खैर, अच्छा तो ये हो गया हमारे पास रूल भी, अब हमें समझ में आ गया। डी वाला जो ऑप्शन है, डी वाले में क्या करना है कि व्हाट इज द एनपीवी ऑफ द ऑफर इफ द एप्रोप्रिएट डिस्काउंटेड इज 10% और 20%। तो ये तो डिस्काउंटिंग पूरी सॉल्व करना पड़ेगा इसको। जी किसी बच्चे ने अगर सॉल्व किया हो तो ज़रा सा मुझे बता दें। एनपीवी जो है वो जब 10% पे निकालेंगे तो कितनी निकलेगी, 10% पे। माजिद आपका आंसर जो है ना वो गलत आ रहा है। उसकी वजह ये है माजिद, क्योंकि आपने उसको पॉजिटिव तसव्वुर कर लिया होगा। इसका आंसर आएगा 293 के अराउंड, जो ज़्यादातर स्टूडेंट का आ रहा है, लेकिन ये नेगेटिव आंसर आएगा, ये जहन में रखिएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा इसका आंसर। किस पे, 10% पे। अब आप कहेंगे कि 10% पे ये चीज़ नेगेटिव आ रही है, लेकिन जब हम 20% पे जाएंगे ना तो ये चीज़ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मल कैश इनफ्लोज नहीं है, ये आउटफ्लोज हैं। जब हमने क्लास में क्वेश्चन किया था जिसमें हमने आईआरआर निकाला था 33 पॉइंट समथिंग, मेरे ख्याल से 33.5 था शायद, मुझे याद नहीं आ रहा, क्लास में 33.4 या 5 आया था। तो हमने 30% लिया था जिसपे हमारी एनपीवी जो थी वो पॉजिटिव थी, और जब हमने 35% लिया था तो हमारी एनपीवी चली गई थी नेगेटिव। ये मैं क्लास की बात कर रहा हूँ, सही है। तो आईआरआर से ज्यादा पे नेगेटिव है और कम पे क्या है, पॉजिटिव है। ये नॉर्मल सिनेरियो था, लेकिन यहाँ सिनेरियो डिफरेंट है, यहाँ पे आउटफ्लोज है, तो इसलिए आंसर डिफरेंट आएगा। अच्छा तो 20% पे बिल्कुल युसरा, सबीका, फरहाद, इन सब लोगों के आंसर्स बिल्कुल सही हैं कि 803 इसका आंसर आएगा 20% पे, विच इज पॉजिटिव। अब गौर से अब एक बात नोट करें कि आईआरआर जो है वो 12.4% है। आईआरआर से जब हमने रेट बढ़ाया तो हमारी पॉजिटिव एनपीवी आई है, जबकि हमने पहले जब क्लास में किया था तो जब हमने 35% पे गए थे, 30% से, यानी कि आईआरआर से ज्यादा पे गए थे, तो हमारा एनपीवी नेगेटिव हो गया था। तो ये पॉइंट अपने जहन में रखिएगा कि वहां पे आपने देखना है कैश इनफ्लोज हैं आउटफ्लोज हैं जो अगले ईयर्स में आ रहे हैं। रिवर्स केस के अंदर ये उल्टा होगा, सही है। और फिर हम जो है उसको निकालेंगे। मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये एक्टिविटी इसीलिए दी गई थी असाइनमेंट के तौर पे, ताकि आपको दोनों तरीकों से सीख लिया जाए, फाइनेंसिंग भी इन्वेस्टमेंट भी, दोनों साइड से। जी यहाँ तक स्टूडेंट्स क्लियर हो गई बात, ये आंसर्स बता दिए गए, ये स्टूडेंट्स ने निकाले में। अच्छा जी, लास्ट में हमारे पास क्या पूछ रहे हैं, क्लियर करते हैं इसको।
आर द डिसीजंस अंडर द एनपीवी रूल, अगर एनपीवी रूल को हम अप्लाई करें किसके अंदर, पार्ट डी के अंदर, डी वाले पार्ट के अंदर, कंसिस्टेंट विद दोज विद आईआरआर रूल। पहली बात तो ये कि जब एनपीवी और आईआरआर का फड्डा आ जाए ना, तो हमेशा प्रेफरेंस आप एनपीवी को देंगे, यानी कि डिसीजन किस बेसिस पे लेंगे, एनपीवी की बेस पे। पहले तो ये क्लियर कर लीजिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इस प्रोजेक्ट में आईआरआर कितना है, 12.4% है। एनपीवी हमारे पास 10% पे अलग निकली है और 20% पे अलग निकली है, डेफिनेटली। अच्छा, अब एनपीवी पॉजिटिव नेगेटिव किस तरीके से इसका आंसर लिया जाएगा, ये इसका आंसर बताना था। जी, क्या डिसीजन होगा? किस पे डिसीजन लेंगे आप, एनपीवी रूल से लेंगे या आईआरआर से लेंगे? यहाँ सिर्फ इतनी सी बात पूछी गई है। जी, चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। यस, उरूज फातिमा, बिल्कुल सही। सिद्धा, अब्दुल वहाब, एनपीवी से। तो इसका सिंपल आंसर, इसमें आपने जाके कैलकुलेशंस नहीं करने बैठ जानी थी कि सर उसकी एनपीवी हायर है उसकी, क्योंकि प्रोजेक्ट्स को थोड़ी हम कंपेयर करें, एक ही प्रोजेक्ट का डिसीजन लेना है। तो अभी उन्होंने कहा कि अगर हम इसी चीज को कंसिस्टेंस रख के, क्या आरआरआर की बेस पे डिसीजन लेंगे या एनपीवी पे लेंगे, किस तरीके से, तो आप फौरन आंसर वहां पे लिख देंगे। सिंपल सा इसका आंसर था, छोटा सा वन लाइनर, कि वी विल गोइंग टू टेक द डिसीजंस विद द एनपीवी रूल, नॉट विद द आईआरआर। सही है। अच्छा, कंपैरिजन होता है दो प्रोजेक्ट का, तब भी एनपीवी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है बनिस्बत आईआरआर के। ये तो हो गया हमारे पास खत्म क्वेश्चन। अब हम चले जाते हैं 11th वाले क्वेश्चन पे, तो दोनों बच्चे जो है वो क्लियर हो जाएंगे। 11th वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए होगी, क्योंकि मैंने पूरा कंप्लीट सॉल्व नहीं किया हुआ। तो जहाँ पे मैं पॉइंट आपसे पूछूं तो वो प्लीज उसका सोल्यूशन मुझे बता दीजिएगा। आंसर मेरे पास लिखा हुआ है, लेकिन पूरा कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, पहली बात ये कि यहाँ पे आपको क्या चीज नजर आ रही है, यहाँ पे डीप वाटर फिशिंग है। तो इसका मतलब है ये एक प्रोजेक्ट है, जैसे प्रोजेक्ट ए होता है, और न्यू सबमेरीन हमारे पास दी हुई विच इज प्रोजेक्ट बी। भामास रिक्रिएशन कॉरपोरेशन है। सही है। इसका मतलब है जैसे हमारे पास ये सारे आपके यहाँ कौन से सनवे लगून और इस तरह के जो पार्क्स होते हैं ना, जहाँ पे हम जाते हैं इंजॉयमेंट करते हैं, ये समझ लें उस तरह की जगह है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जहाँ पे होती हैं, जहाँ पे राइड्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, अलादीन ले सकते हैं, इस तरह की जो चीज़ें। अच्छा, अब हमें करना क्या था, आईआरआर निकालना था दोनों प्रोजेक्ट्स का। आईआरआर क्या होता है, हमें सबको पता है कि आईआरआर क्या करेगा। अच्छा, पहले तो सब लोग आंसर मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएं। ये पॉजिटिव इनफ्लोज आ रहे हैं, सही है, और सिर्फ फर्स्ट वाला जो है वो नेगेटिव है। तो ये कन्वेंशनल हुआ या नॉन कन्वेंशनल हुआ, ये हमने क्लास में पढ़ा था। ये कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल है? यस, इट इज कन्वेंशनल। वेरी गुड। अच्छा, दूसरी बात, इसमें आईआरआर कितना कितना निकाला है आप लोगों ने? मेरे पास जो है वो 17.1% निकल रहा है आईआरआर। और प्रोजेक्ट बी का मेरे पास आ रहा है 16.5%, 05%। अच्छा, ये थोड़ी थोड़ी से वेरी कर सकते हैं ये आंसर्स। जैसे कुछ बच्चों का जो है 17.09 आ रहा है, किसी का 17.07% आया है। तो ये पॉइंट्स में अगर वेरी कर रहा है तो इट्स ओके okay। अच्छा, एक तो चीज ये है कि थोड़ा सा मैं आपसे दोबारा से एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है। आईआरआर जो है किसी का अगर हाई हो, सही है, और किसी का आईआरआर लो हो,
तो अगर सिर्फ आईआरआर पे डिसीजन लेना हो, एनपीवी को अभी हम नहीं सोच रहे, तो कौन सा बेहतर होगा, जिसका आईआरआर हाई है, जिसका आईआरआर लो है? जी, वेरी गुड। हायर आईआरआर इज ऑलवेज गुड, क्योंकि वो बेसिकली ब्रेक इवन बता रहा है, यानी कि आपके प्रोजेक्ट का जो ब्रेक इवन है वो बहुत हाई है। इसका मतलब है अगर आपकी कॉस्ट 10%, 12%, 15% भी अगर आपकी कॉस्ट होगी, किसकी? ये जो आप फाइनेंसिंग कर रहे हैं, यानी कि आप जो कॉस्ट, यानी कि कोई प्रोजेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो अगर उसके पास जो है, हमारे पास जो है वो इस आईआरआर से कम इंटरेस्ट पे आपको जो है वो पैसे मिल जाएंगे, तो आपका ब्रेक इवन से कम में आप पैसे ले रहे हैं। लेकिन अगर मैं यही, ये तो हमारे पास डिसीजन ऐसा हुआ है ना, लेकिन अगर लेट सपोज मैं इसको रिवर्स कर दूं, ये प्लस कर दूं और ये सारे माइनस कर दूं, अब डिसीजन हमारे पास क्या होगा? अब उल्टा डिसीजन हो जाएगा। लोअर एनपीवी पे चले, लोअर उस पे चले जाएंगे हम, आईआरआर पे। और दूसरा डिसीजन हमारे पास क्या होगा कि आईआरआर से हायर होना चाहिए। क्या चीज आपके पास? रेट, जो डिस्काउंट रेट होगा, तो आपके लिए वो फायदेमंद है। वैसे नॉर्मल सिनेरियो में ऐसा कभी नहीं होता, नॉर्मल इनफ्लोज और आउटफ्लोज आते हैं तो ऐसा नहीं होता। सही है, क्योंकि अभी हम नॉर्मली लेके चल रहे हैं यहाँ पे, तो हम नॉर्मल बात करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास मैंने दोनों के आंसर्स लिख लिए। जिस बच्चे के पास जो है वो ये आंसर्स मैच नहीं कर रहे हो, तो वो मुझसे बाद में भी पूछ सकता है। और हमारे पास व्हाट्सएप भी मौजूद होगा, तो उस पर भी आप शेयर कर सकते हैं कोई भी चीज़, क्योंकि ये असाइनमेंट है। तो कहीं पे भी, सॉरी, ये होमवर्क था, तो ये आप साफ सुथरा करके सॉल्व कर लीजिएगा। इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन जो आज हम टॉपिक पढ़ने के लिए जाएंगे वो होगा हमारे पास वैक का। तो ये जो डिस्काउंट रेट हम यूज़ करते हैं ना, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अभी तक तो हमने ये देखा था ना। जी, आवाज़ स्टूडेंट्स आपको क्लियर आ रही है? कुछ बच्चे फरहाद कह रहे हैं कि सर आवाज़ कट कट के आ रही है। जी, अच्छा, क्लियर है इसका मतलब। अच्छा, अब हमने यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपने इसके अंदर समझना है, वो क्या है कि आईआरआर निकाल लिया हमने, सही है, एनपीवी भी निकाल ली हमने। अब डिसीजन किस तरीके से लिया जाएगा? जी, अब मुझे कोई स्टूडेंट जो है वो बता दे कि सी का आंसर क्या आएगा। अच्छा, मैंने शायद बी का आंसर आपको नहीं बताया। बी में हमारे पास जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है, जो कि इंक्रीमेंटल आईआरआर के नाम से दी हुई है। अच्छा, कुछ बच्चों ने, क्योंकि इंक्रीमेंटल आईआरआर मैंने कुछ को वैसी पर्सनली बता दिया था, तो इन लोगों ने ये काम कर लिया होगा। इंक्रीमेंटल आईआरआर होता क्या है, पहले तो ये समझें। इंक्रीमेंटल आईआरआर में हम लोग क्या करते हैं, हम जो जो भी स्मॉलर प्रोजेक्ट होता है ना, जो छोटा प्रोजेक्ट होगा हमारा। अब मुझे ये बताइए कि डीप वाटर फिशिंग हमारे पास छोटा प्रोजेक्ट है या न्यू सबमरीन? तो आप फौरन कहेंगे कि सर हमारे पास, क्योंकि ये जो आउटफ्लो है ये 950,000 और ये आउटफ्लो जो है वो 1850 है, तो हमारा सबमरीन वाला प्रोजेक्ट जो है वो बड़ा हो गया और डीप वाटर प्रोजेक्ट छोटा हो गया। अब गौर से मेरी बात सुनिएगा, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने हमेशा जो भी आपका लार्जर बड़ा प्रोजेक्ट होगा ना, उसको आप ऊपर रखिए, सही है। उसके नीचे जो है सारे आउटफ्लोज इनफ्लोज जो है ना, वो रखना शुरू कर दीजिए। ये मैं भी लिख के भी बताऊंगा आपको, सही है, क्योंकि तीन तीन आए ना हमारे पास। तो जो स्मॉलर प्रोजेक्ट है उसको आप नीचे रख दें। अच्छा, अब मैंने स्मॉलर चीज, छोटी चीज नीचे रखी हुई है, बड़ी चीज ऊपर रखी हुई है, बड़ा वाला प्रोजेक्ट। तो आंसर मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा। ये तो, इतनी तो बात समझ में आ रही होगी। बड़े वाले प्रोजेक्ट के आउटफ्लोज में से, अब मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट में लिखा 1 मिलियन। मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे लिख दूं तो ज्यादा अच्छा है, ताकि आपको आसानी हो जाए। बड़ा प्रोजेक्ट हमने पहले रखना है,
तो ये सबमरीन वाला प्रोजेक्ट हो गया, और डीप वाटर फिश वाला प्रोजेक्ट जो है वो नीचे रख दिया जाएगा, जो स्मॉलर प्रोजेक्ट है और जो बड़ा प्रोजेक्ट है। 0 ईयर, 0 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर्स और 3 ईयर्स। अच्छा, ये अपने पास लिखते जाइएगा। वैसे तो इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, बाद में भी देख सकते हैं। तो 1,850,000 ये हमारा जो है वो सबमेरीन की आउटफ्लो है। सही है। इनफ्लोज ले लेते हैं ईयर 1 के, 900,000, ये पॉजिटिव आ रहा है हमारे पास। फिर 800,000 आ रहा है, और फिर हमारे पास है 750,000। तो हमने बड़े वाले प्रोजेक्ट को पहले लिखा, अब जो उससे छोटा प्रोजेक्ट है उसको नीचे रख दिया। ये हम सीखने के लिए क्या जा रहे हैं? इंक्रीमेंटल वाला कॉन्सेप्ट, इंक्रीमेंटल आईआरआर कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमने डिफरेंस लेना है। किसी बच्चे का माइक ऑन हो गया, लेट मी चेक इट। सूफिया नज़ीर का। सूफिया नज़ीर, आपने अपना माइक ऑफ करना पड़ेगा। थैंक यू। अच्छा, अब इंक्रीमेंटल आईआरआर में जब भी पेपर में ये क्वेश्चन मैं लाजमी दूंगा, ये याद रखिएगा। इंक्रीमेंटल आईआरआर का आपने जो भी बड़ा वाला प्रोजेक्ट है उसको ऊपर रखिए, छोटे वाले प्रोजेक्ट को नीचे रख दीजिए। 950,000। अब इनका डिफरेंस लेते चले जाएंगे हम। 370,000, फिर ले लीजिए 510,000, और फिर है 420,000। अब जरा स्टूडेंट्स इसका डिफरेंस निकाल के मुझे देती जाइएगा, जल्दी जल्दी। ये दोनों सबमेरीन में से डीप वाटर फिशिंग का जो है वो सब्ट्रैक्शन कर दें। जी, कितना बनेगा? ये बन जाएगा 900,000 नेगेटिव। फिर हमारे पास जो है 9, 3, 70, 530,000। अच्छा, सबके साथ जो है वो डॉलर साइन लगा दीजिएगा। कम से कम ऊपर वाली वैल्यूज में और नीचे वाली वैल्यूज में लगा दीजिएगा, ताकि एक आइडिया हो जाए, जनरल आइडिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा जी, इसका आंसर आ गया 290,000। थैंक यू आ गया फौरन। 290,000 और 330,000। अच्छा, ये हमने किया क्या है? सिंपल, हमने कुछ भी नहीं किया। दोनों प्रोजेक्ट का डिफरेंस ले लिया। जब दोनों प्रोजेक्ट का डिफरेंस ले लें, अब आपने काम वही करना है। अब रेट ऐसा फाइंड आउट करना है कि जब हम डिस्काउंट करके इन सारी वैल्यूज को कहां पर लेकर आए? जीरो वाले ईयर पर लेकर आए। तो ये जो आउटफ्लोज हैं और ये जो इनफ्लोज है, ये बराबर हो जाए। और ये दोनों अगर बराबर हो जाएंगे तो इनका एनपीवी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है जो रेट हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे अब इनको डिस्काउंट करने के लिए, सही है, हमने क्या करना है? सिंपली वो, अब आप ये सोच सकते हैं सर 10% लगा के देखते हैं, 12% लगा के देख सकते हैं, 15% लगा के देख सकते हैं। इसका आंसर जो है स्टूडेंट से पूछते हैं कि इनके पास कितना है, फिर मैं बता देता हूँ मेरे पास तो लिखा हुआ है। माजिद कहते हैं 14.79%। वेरी गुड माजिद, आपने इतनी जल्दी कैसे कर लिया? पहले से करके आए हुए हैं। अच्छा, क्योंकि क्लास में ही मैंने कुछ बच्चों को बताया था, तो अब हम क्या करेंगे? जो इसकी डिस्काउंटिंग हो रही होगी वो हमारे पास 14% से हो रही होगी। सॉरी, 14.8
14.8% से डिस्काउंट करेंगे या 14.79% से करेंगे? 79 इज द एक्यूरेट आंसर जो कि माजिद ने निकाला हुआ है। मेरे पास 14.8% निकला हुआ था। तो मेरा आंसर, अच्छा अब मसला ये, यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी हो सकता है स्टूडेंट्स का कि सर अगर एंड में जो है वो $25 जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू बच जाए, एनपीवी जीरो ना आए, तो क्या हमारा आंसर जो है, अगर एनपीवी जीरो नहीं आई, सही है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव आ गई, फॉर एग्जाम्पल $25 हैं, $100 हैं, $13 है, इस तरीके से आंसर्स जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकते हैं। क्योंकि हम एक्यूरेसी के साथ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जब हम एक्सेल यूज करेंगे या फाइनेंशियल कैलकुलेटर तो ये एक्यूरेट आंसर आएगा। लेकिन कभी कभार ये आंसर अगर थोड़ा सा पॉजिटिव या थोड़ा सा नेगेटिव एंड में बच जाएगा, तो ये मत समझिएगा कि आपका आंसर गलत है, यानी कि आपका आईआरआर एक्सेप्टेबल है। क्योंकि मैंने आपको आईआरआर की रेंज दे दी विच इज 14.8%। तो अगर किसी का 14.79% आया है तब भी सही है, विच इज वेरी गुड। लेकिन अगर किसी का 14.9% भी आ गया या किसी का 14.7% भी आ गया, तो मैं उसको मार्क्स नहीं काटूंगा, सही है, क्योंकि हम शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करें टू इवेलुएट आईआरआर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंक्रीमेंटल आईआरआर कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हम हर प्रोजेक्ट की आईआरआर निकालते हैं, उसी तरीके से इंक्रीमेंट का मतलब होता है इजाफी। तो ये जो बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर जो छोटा प्रोजेक्ट है, तो बड़े प्रोजेक्ट के जो आउटफ्लोज इनफ्लोज है वो कितने इजाफी मौजूद हैं, और फिर उसकी बेसिस पर हमने जो है ना ये काम किया। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि सबमरीन की जो राइड्स है वो, उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है, सही है। डीप वाटर फिशिंग से वो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट था, इसीलिए उसी के इंक्रीमेंट हमने फाइंड आउट किए हैं। तो ये जो इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट है ये हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। यूजुअली ये जब होता है जब प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस पाए जाते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। आई होप कि यहाँ तक आपकी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम नए टॉपिक की तरफ स्टार्ट करें या ब्रेक लेने के बाद स्टार्ट करें? जी ज़रा प्लीज़ बताइएगा। जी चैट बॉक्स में बता दीजिए। जी ब्रेक ये भी बता दीजिएगा, ब्रेक कितनी देर की ले लें? जी जो मेजॉरिटी कहेगी, क्योंकि अब जो टॉपिक है ना वो थोड़ा सा सीरियस लेके पढ़िएगा, क्योंकि वो बिल्कुल नया टॉपिक है। वो उसमें हम लोग जो है वो वैक सीखेंगे, और उसके लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी करनी होगी थोड़ी बहुत, और फिर क्वेश्चंस मैंने वहीं पीपीटी में कर लिए, और कुछ क्वेश्चंस जो है हम जो है वो लिख के भी कर लेंगे। जी बीच में कितना बड़ा ब्रेक कर लें, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 1 आवर? सब बच्चे ज़्यादातर 1 आवर कह रहे हैं। सभी का सिर्फ हाफ आवर आया है। अच्छा ये भी हो सकता है, ये जो अभी मैंने इंक्रीमेंटल आईआरआर वगैरह ये सारी चीज़ें या असाइनमेंट के क्वेश्चंस अभी बताए, इसमें आप जो है ना ये सारी चीज़ें निकाल लें। अच्छा एनपीवी का भी आंसर दे दूं, एक बच्चा पूछ रहा है कि वो एनपीवी का आंसर दे दें सर। देखिए ये हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें प्रूडेंट रूल का मतलब ये होता है कि कौन सा अच्छा रूल है एनपीवी की बेसिस पे दोनों प्रोजेक्ट में। तो एनपीवी रूल हमारे पास, और क्या एनपीवी और आईआरआर कंसिस्टेंट है या नहीं है? तो दोनों प्रोजेक्ट के हमने क्या किए थे, आईआरआर मालूम किए थे। बस ये मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं, फिर 1 आवर का ब्रेक ले लेते हैं। मोहम्मद उमेर कह रहे हैं कि उनको हाफ एन आवर दे दें फिर पढ़ा दें। नहीं 1 आवर का ब्रेक ले लेते हैं ताकि कुछ खा पी भी लें, कुछ सॉल्व कर लें ये जो अभी तक बातें पढ़ी हैं। फिर क्योंकि नया टॉपिक मैं बता रहा हूँ ना ये थोड़ा सा लंबा होगा, कोशिश करेंगे कि उसमें हमारी ब्रेक ना हो, तो वो इजीली हो जाए। अच्छा मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा हूँ सी पॉइंट के लिए हेल्प, के सी पॉइंट कैसे करना था, सही है। तो आईआरआर हमारे पास जो आया था वो इंक्रीमेंटल आईआरआर तो निकला है 14.79%, विच इज एक्यूरेट, जबकि मेरे पास 14.8% निकला था क्योंकि मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला यूज किया था। अच्छा जो हमारे पास वो आंसर क्या आया था,
हमने जरा सा मुझे वो बता दीजिए, डीप वाटर फिशिंग का 17 हमारा जो IRR आया है 17.07%, ये इसका IRR आया जो एक्यूरेट है। अच्छा, ये इंक्रीमेंटल IRR है, इंक्रीमेंटल IRR। और जो इसका IRR निकला है हमारे पास वो कितना था, 16 पॉइंट समथिंग था, 16.05%। अच्छा, ये IRR इसका हो गया, ये इसका IRR हो गया, और ये इंक्रीमेंटल IRR हो गया। तो 3 IRR हमने निकाले A और B के अंदर जाके। अब C में वो कह रहे हैं कि आपने NPV भी निकालनी है, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू भी निकालनी है। अच्छा, कोई बच्चा मुझे यहाँ पे बता दे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है कितने परसेंट पे निकलेगी। जी, कैसे पता चलेगा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू में कितने परसेंट लें? कहाँ पे लिख कहाँ पे लिखी हुई है ये बात? जी, जियाउर रहमान अब्दुल वहाब बिल्कुल सही कह रहे हैं, 14%। कहाँ लिखा हुआ है ये? बिल्कुल फर्स्ट पैराग्राफ जो सबसे टॉप पे लिखा हुआ है। तो जिन लोगों ने मिस कर दिया होगा वो शुरू में, तो वो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 14%, ये देखें जो मैंने हाईलाइट किया। अब 14% पे आप क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग करेंगे। अच्छा, क्योंकि IRR देख लीजिए हमारे पास जो है वो दोनों ही केस में, जो प्रोजेक्ट ए है और प्रोजेक्ट बी है, दोनों ही केस में IRR बड़ा है। तो NPV हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। पहली ये बात क्लियर कर लीजिए। अच्छा, NPV के दोनों के आंसर्स मेरे पास लिखे हुए, वो आंसर्स मैं यहाँ लिख देता हूँ। हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 50,477 डॉलर्स, ये NPV आया है हमारे पास। और सबमेरीन का हमारे पास NPV आया है 61,276 डॉलर्स। ये दोनों के NPVs आ गए हमारे पास। अच्छा, किस पे आए, 14% पे आए हमारे पास NPV। अब डिसीजन वाली बात हम क्या करेंगे, हमने ये देखना होता है कि NPV जिसके हायर होता है उसको हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन IRR में जिसका IRR हाई होता है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो ये क्या कर रहा है, तो यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है कि लास्ट में देखें लिखा हुआ है कि इज इट कंसिस्टेंट विद द इंक्रीमेंटल IRR, क्या ये इंक्रीमेंटल IRR के साथ कंसिस्टेंट है, और क्या हमारे पास जो NPV है दोनों प्रोजेक्ट की, किसको हम NPV की बेस पे एक्सेप्ट करेंगे। तो आप फौरन कहेंगे कि सर NPV की बेस पे न्यू सबमेरीन एक्सेप्ट होगा। और अगर हम IRR और NPV को एक साथ देखें तब भी न्यू सबमेरीन एक्सेप्ट होगा, क्योंकि हमने ये चीज़ सीखी है कि जब दोनों में चीज़ें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हो तो कॉन्ट्रडिक्ट के वक्त इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है, हमेशा उसको दी जाती है जो NPV रूल है। और क्या वो हमारे पास जो रेट आया है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, इसका आंसर कौन बताएगा मुझे। जी जी स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या लिखेंगे, इज इट कंसिस्टेंट विद द इंक्रीमेंटल IRR और नॉट। कंसिस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि देखें जो हमारे पास IRR आ रहा है वो क्लोजर तो है 14% के, लेकिन ये भी हमें, अच्छा अगर ये रूल चेंज हो जाता, कंसिस्टेंट नहीं होता, पहली बात तो ये कि ये 99.99% चांसेस क्या होंगे, ये कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, आप इंक्रीमेंटल IRR की फिगर देखिए क्या है, विच इज
14.79%। क्या एनपीवी जो हमने निकाली है किसकी, न्यू सबमेरीन की 14% पे, क्या वो डिस्काउंट रेट कम लिया था हमने? आंसर इज यस। तो हम कहेंगे कि इंक्रीमेंटल आईआरआर में भी कंसिस्टेंट रही, और जो नॉर्मल आईआरआर था वो तो वैसे ही हायर था, तो उसमें भी कंसिस्टेंट रही। तो दोनों ही केसेस में हमारे पास ये डिसीजन हमें सही लग रहा है, सही है। और आईआरआर से हमेशा डिस्काउंट रेट आपका कम होना चाहिए, क्योंकि डिस्काउंट रेट यूजुअली हम वो यूज करते हैं जो हम अपनी कॉस्ट के तौर पे यूज करते हैं। तो अब जो हम 1 घंटे के बाद क्लास लेंगे, उसमें अब हम ये सीखेंगे कि जो 14% निकला हुआ है ना, सही है, यूजुअली ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स होती है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब है कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फाइनेंस, यानी कि अपने प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है ना, 950,000 पैसा चाहिए, 1,0850,000 पैसा चाहिए, तो ये जो हमें 1 मिलियन 2 मिलियन ये जो पैसे चाहिए होते हैं, ये अब लाजिम बात है किसी ना किसी तरीके से हम अवेल करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों ने डेट से कितना पैसा फाइनेंस करना है, इक्विटी से कितना पैसा फाइनेंस करना है, जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। लाजिम बात है इसमें कोई ना कोई परसेंट आपको देना पड़ेगा। फर्ज करें आप 12% जो है वो डेट अवेल करने के लिए दे रहे हैं, और 15% जो है आपका जो है वो इक्विटी साइड पे दे रहे हैं, तो आपने कितनी डेट लेनी है, कितनी इक्विटी लेनी है, और फिर इन दोनों का जो एवरेज कॉस्ट आएगा, जिसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, वो कितना बनेगा। तो वो अब हम नेक्स्ट जो हमारा 1 घंटे के बाद सेशन स्टार्ट होगा, टाइम अभी मैं देख लूँ अपने पास क्या हो रहा है, टाइम 10:44 हो रहे हैं हमारे पास, तो समझ लें 11 बज रहे हैं। तो 12 बजे एग्जैक्टली हम स्टार्ट करते हैं, ताकि टाइम अगर फिक्स होगा तो सबके पास जो है सेम टाइम आएगा, सही है। तो एग्जैक्टली 12 o'clock पे हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी दूं कि ये पीपीटी जो है ना मैंने बना के यहाँ पे रख दी है, ये आप लोग जो है वो पीपीटी डाउनलोड कर लीजिएगा क्लासरूम से। अच्छा, ये सिर्फ चैप्टर नंबर 13 नहीं है, दिस इज चैप्टर नंबर 11 and 13 बोथ, ये मैंने दोनों को मिक्स किया है। इसके अंदर हम लोग जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो वैक की बात है ना, वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये सब के एस आर ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे अब ब्रेक के बाद नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह। तो यहाँ पे अल्लाह हाफिज़, और फिर 1 घंटे के बाद दोबारा ज्वाइन कीजिएगा 12 बजे फ्रेश होके, एग्जैक्टली 12 o'clock। अब असाइनमेंट प्लीज़ सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि असाइनमेंट वाले क्वेश्चन या जो हमने क्लास में टेस्ट लिया था इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और जो आज मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ यहाँ से 2 क्वेश्चंस आएंगे कम से कम। तो इसलिए बहुत गौर से इस टॉपिक को पढ़िएगा। और एक क्वेश्चन मर्जर्स एंड एक्विजिशन का होगा इंशाल्लाह ताला, वो हम कल पढ़ लेंगे। आज कोशिश करते हैं कि ये रिस्क वाला जो फैक्टर है ना, जो हम बातें कर रहे थे क्लास में कि सर यहाँ रिस्क ज़्यादा है, यहाँ रिस्क कम है, तो ये हम प्रैक्टिकली कैसे रिस्क को इवेल्युएट करते हैं, उसको कैसे देखते हैं। और आज के टॉपिक में एक चीज़ मैंने थोड़ी सी और ऐड की है, कि जब आप एक सब्जेक्ट होता है ट्रेजरी मैनेजमेंट, या ट्रेजरी एंड फंड मैनेजमेंट, या सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो वो सारे जितने भी टॉपिक्स हैं ना, वो थोड़ा सा उसका आइडिया मैं दे दूंगा आज आपको, और बुक भी खोल के देख लेंगे, ताकि बुक में वो चैप्टर में भी कुछ पॉइंट्स मैं आपको हाईलाइट कर दूं, ताकि आप बुक भी पढ़ना शुरू हो जाए। तो चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 13 को हम कवर करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच और अल्लाह हाफिज़।